हेड लाइन्स आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन किया और फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हुए मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मस्जिद अक्सा में मासूम नमाजियों और गज़ा पर फ़ज़ाई हमलों की शदीद मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने इसराइली हमलों को रोकने और फ़लस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बरादरी से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक दो रियासती क़याम के विजन के हल के तहत जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी। और इतवार के दिन इस्लाम के नाम लेवा फ़लस्तीनियों की इज़्ज़तों में मज़ीद इजाफा कर गया। फ़लस्तीनियों पर गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी इसराइली बमबारी, मिज़ाइल और फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत बढ़ती जा रही है। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के जारहाना ऐलानात के बाद दहशतगर्द सेहूनी फोर्सेस ने गज़ा और मगरबी किनारे के इलाकों पर शदीद हमले किए, जिससे एक ही दिन में कम से कम 42 अफराद शहीद हो गए। ज़राए अबलाग के मुताबिक अब तक 190 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 52 कमसिन बच्चे और बड़ी तादाद में ख़वातीन भी शामिल हैं। इसराइली गोलाबारी से कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। इसराइली फौज के तर्जुमान ने दावा किया है कि हमास की जानिब से दागे गए 3000 रॉकेटों में से बेशतर को फिजा में ही नाकारा बना दिया गया, जबकि गजा के जनूबी इलाके खान यूनिस में वाक़ हमास के सरकर्दा रहनुमा याह्या अल निस्वार का घर भी तबाह कर दिया गया है। इस हमले में 10 अफराद की शहादत की इत्तलात हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और कशीदगी में कमी पर जोर दिया। फ़लस्तीनी सदर ने अमरीकी हम मनसब से इसराइली जारहियत के खिलाफ इक़दाम उठाने की अपील की और कहा कि जब तक इसराइली कब्जा ख़त्म नहीं हो जाता, मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली वर्चुअल इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गजा में इसराइली जारहियत की पुरजोर मजम्मत की और मुतालबा किया कि निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ बर्बरियत रोकी जाए। उन्होंने कहा कि इसराइली फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीनियों के खिलाफ ताकत का बेरहमाना इस्तेमाल आलमी और बुनियादी इंसानी हुकूक और कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। मज़ीद तफसील अमजद अली से। गजा में इसराइली बर्बरियत और मजालिम पर OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी का वज़ीर खारजा की सतह पर गैर मामूली वर्चुअल इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गजा पर जारी इसराइली फ़ज़ाई हमलों की पाकिस्तान शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है। उन्होंने मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस की पामाली और उसमें इबादत करने वाले बेगुनाहों पर हमलों की भी शदीद मजम्मत की। वज़ीर खारजा ने कहा कि मकबूजा इलाकों में इसराइली आबादकारी में मुसलसल तोसी और फ़लस्तीनियों को उनकी जायदादों से बेदखल करने पर भी हमें शदीद तशवीश है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुतालबा करता है कि इसराइल फौरी तौर पर अपने मजालिम रोके। मैंने अपने खिताब में 4 नुक्तों को उजागर किया। नंबर 1, मैंने मुतालबा किया कि आलमी बिरादरी फिल फौर हरकत में आए और इसराइल जो ताकत का इस्तेमाल कर रहा है उसे फिल फौर बंद करवाया जाए। मेरा दूसरा मुतालबा था कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल, जनरल असेंबली और ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो करारदादें हैं इन पर फौरी अमल दरामद करवाया जाए। मेरा तीसरा मुतालबा था कि इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के इर्तिकाब और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इजराइल को इस्तिस्ना हरगिज़ न दिया जाए। मेरी चौथी जो गुजारिश थी वो ये है कि जारहियत के मुर्तकिब इजराइल और मजलूम फ़लस्तीनियों को एक सफ में खड़ा करना नाइंसाफ़ी है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि OIC का कयाम मसला फ़लस्तीन से हुआ था। इस घड़ी में उम्मत मुसल्लमा को अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ भरपूर यकजहती और उनकी हिमायत के लिए आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि OIC को गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ मुतफ़िक़ा और मजबूत लाहे अमल तय करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हर फोरम पर आवाज़ उठाता रहेगा। अमजद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के दरमियान टेलीफोनिक राबते में दोनों वज़राए ख़ारजा के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम इलाकाई उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हम मनसब को ज़ेर कब्ज़ा फ़लस्तीनी इलाकों में जारी इसराइली जारहियत और इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों के हवाले से पाकिस्तानी कौम के शदीद इज़्तिराब से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन में बढ़ती हुई कशीदगी में कमी लाने और अमन की बहाली के लिए अमरीका की जानिब से मौसर किरदार अदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ
تعلقات مضبوط، اقتصادی تعاون، علاقائی روابط کے فروغ اور جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے یکساں سوچ پر استوار، وسیع البنیاد اور جامع شراکت داری کا خواہاں ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ وزیر خارجہ نے دہشت گردی کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے سخت آئینی اقدامات سے امریکی وزیر خارجہ کو آگاہ کرتے ہوئے ان جرائم کے خاتمے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ نے امریکی ہم منصب کو وزیر اعظم عمران خان کے نیا پاکستان ویژن کے خدوخال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم جغرافیائی اقتصادی ترجیحات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا مصالحانہ کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ افغان مسئلے کے دیرپا اور جامع سیاسی حل کی ذمہ داری افغانوں، اہم علاقائی اور بین الاقوامی سٹیک ہولڈرز پر مشترکہ طور پر عائد ہوتی ہے۔ وزیر خارجہ نے افغان مسئلے کے جامع سیاسی حل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے افغانستان سے افواج کے ذمہ دارانہ انخلا، تشدد کے واقعات میں کمی اور مکمل سیز فائر کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے باہمی دلچسپی کے دو طرفہ اور اہم علاقائی امور پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ چین نے امریکہ کی جانب سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے مشترکہ بیان کو بلاک کیے جانے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ مشترکہ بیان سلامتی کونسل کے ہنگامی ورچوئل اجلاس کے دوران تیار کیا گیا تھا، جس میں اسرائیلی فلسطین خوریزی بند کرانے کے لیے بین الاقوامی کوششوں پر زور دیا گیا تھا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سلامتی کونسل کے موجودہ صدر چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک ملک جنگ بندی کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے افتتاحی خطاب میں اسرائیل فلسطین فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا کہ صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو نہ ختم ہونے والا عالمی بحران جنم لے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افریقین کو جنگ سے نہ روکا گیا تو نہ صرف بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا اندیشہ ہے بلکہ شدت پسندی میں اضافہ ہوگا۔ فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے اپنے خطاب میں اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کرے۔ اجلاس میں سلامتی کونسل کے 5 مستقل اور 10 غیر مستقل ارکان مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر غور کر رہے ہیں۔ یہ اجلاس جمعے کو طلب ہونا تھا مگر اسرائیل کے اہم اتحادی امریکہ کی ایما پر اس میں 2 روز کی تاخیر کر دی گئی تھی۔ اسرائیل جارحیت اور فلسطینیوں پر صہیونی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ، برطانیہ، یورپی اور مسلم ملکوں میں بڑی بڑی ریلیاں نکالی گئی۔ لندن میں فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف بڑا مظاہرہ ہوا جس میں ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین نے شرکت کی۔ مظاہرین نے ہائیڈ پارک سے گزرتے ہوئے اسرائیلی سفارتخانے کی جانب مارچ کیا۔ مظاہرین تھوڑی دیر بعد فلسطینی پرچم کی مناسبت سے سرخ یا سبز رنگ کا دھواں چھوڑتے اور نعرے بازی کرتے۔ مظاہرین فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے برطانوی حکومت سے مطالبہ کرتے رہے کہ فلسطینیوں سے اسرائیل کے وحشیانہ سلوک کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ ایف اے کپ کا فائنل جیتنے والی ٹیم لیسٹر کے 2 کھلاڑیوں انگلینڈ کے حمزہ چودھری اور فرانس کے ویسلے فوفانا نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینی پرچم اٹھا لیا۔ اسپین کے شہر میڈرڈ میں بھی ہزاروں لوگ فلسطینیوں کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ تقریباً 2500 کے قریب نوجوانوں نے فلسطینی پرچم لپیٹ کر شہر کے مرکز کی جانب مارچ کیا۔ اے ایف پی کے مطابق مظاہرین اس موقع پر نعرے لگا رہے تھے کہ یہ جنگ نہیں بلکہ نسل کشی ہے۔ فلسطین سے تعلق رکھنے والی 37 سالہ عامر شیخ علی نے کہا کہ المیہ یہ ہے کہ وہ 21ویں صدی میں بھی ہمارا قتل عام کر رہے ہیں۔ جرمنی کے کئی شہروں میں فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ برلن میں ہزاروں افراد نے شہر کے 3 مقامات پر مظاہرے کیے اور بائیکاٹ اسرائیل کے نعرے لگائے۔ انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور بوتلیں پھینکی جس پر کئی مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا۔ جرمنی کے دوسرے شہر فرینکفرٹ، لیپزگ اور ہیمبرگ میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ بون اور میونخ میں بھی مظاہرین نے اسرائیلی پرچم نظر آتش کیا۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کیا گیا جس پر پولیس نے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی۔ حکام کی جانب سے لاؤڈ اسپیکر پر اعلانات کیے جاتے رہے کہ مارچ غیر قانونی ہے۔ اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہر کے شمالی حصے میں جمع ہوئے۔ خبر ایجنسی اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے ایک 23 سالہ نوجوان محمد نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے لوگوں سے اظہار یکجہتی نہ کروں جبکہ میرے شہروں پر بمباری ہو رہی ہے۔ جمعرات کو اس مارچ پر پابندی عائد کر دی گئی تھی کیونکہ حکام کو نقص امن کا خدشہ تھا۔ پابندی کے باوجود کئی شہروں میں بھی مظاہرے اور مارچ کیے گئے۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں ہزاروں افراد نے امریکی سفارتخانے کی جانب مارچ کیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے واٹر کینن کا استعمال کیا۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ روم میں بھی سینکڑوں مظاہرین نے فلسطینی پرچموں کے ساتھ مظاہرہ کیا۔ تیونس، اردن، عراق سمیت دنیا کے کئی مسلم ممالک میں بھی فلسطینیوں کے حق اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ مظاہروں میں ہزاروں افراد شریک ہوئے جنہوں نے فلسطینیوں کی آزادی کے حق میں نعرے بلند کیے۔
دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سمیت امریکہ کے کئی شہروں اور ریاستوں میں فلسطین میں جاری اسرائیلی سفاکانہ حملوں کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین نے فلسطینیوں کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ انہوں نے فلسطینی پرچم لہرائے اور اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ جارحیت بند کرے اور فلسطین کو آزاد کرے۔ اسرائیلی فوج کی بربریت نسل کشی ہے، فلسطین کو آزاد کرو اور غیر قانونی قبضہ ختم کرو۔ ایک صدی سے زیادہ عرصے سے دریائے اردن اور بحیرہ روم کے درمیان علاقے کا مالک بننے کے لیے یہودیوں کی فلسطینیوں سے جنگ جاری ہے۔ اسرائیل نے سن 1948 سے ہی فلسطینیوں کو کئی مرتبہ کچلنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ ابھی تک جیت نہیں سکا۔ عالمی اداروں کی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ تفصیل ہما اقبال سے۔ فلسطین دنیا کے قدیم ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہ اس علاقے کا نام ہے جو لبنان اور مصر کے درمیان تھا اور اس کے بیشتر حصے پر اب اسرائیل کا قبضہ ہے۔ 1948 سے پہلے یہ تمام علاقہ فلسطین کہلاتا تھا۔ اس کا دارالحکومت بیت المقدس تھا، جس پر سن 1967 میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کو اسرائیلی یروشلم کہتے ہیں اور یہ شہر یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول یہی ہے۔ ہر سال 2 سال بعد اسرائیلی فلسطین پر ممنوع ہتھیاروں سے حملے کر کے کلیوں جیسے ننھے منھے بچوں، بے ضرر خواتین، بوڑھوں اور نوجوانوں کا قتل عام کرتا آ رہا ہے۔ اسرائیلی درندوں کی مشین گنوں سے نکلتی گولیوں سے خون میں نہاتی گولہ بارود کے سبب ملبے کا ڈھیر بنتی ارض فلسطین کئی اشروں سے اقوام عالم کی بے حسی کا ماتم کر رہی ہے۔ مظلوم فلسطینی امن عالم کے دائی اور انسانیت کا درس دینے والے ممالک کی خاموشی اور بے بسی پر تعجب کرتے ہیں۔ آج ایک بار پھر فلسطین میں ہر طرف آگ اور خون دکھائی دے رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ اور فضائی حملوں میں بچوں سمیت کئی مظلوم فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ ہر سال عالم اسلام، عرب ممالک اور بین الاقوامی اداروں کی جانب سے طویل خاموشی کے بعد کوئی ہلکی پھلکی مذمت کر کے فلسطینیوں کے رشتے زخموں پر مرہم رکھنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے۔ اسرائیلی ٹینک غزہ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں اور کسی بھی وقت یہ علاقہ مکمل طور پر مقتل میں بدل سکتا ہے، لیکن قیام امن کے ذمہ دار ادارے کہاں ہیں؟ وہ کب حرکت میں آئیں گے؟ اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی تنظیموں اور 57 مسلم ملکوں کی تنظیم OIC کو بھی زندگی کا ثبوت دیتے ہوئے اس ضمن میں فعال کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک فلسطینیوں کو انصاف نہیں ملتا مشرق وسطیٰ کا آتش فشاں دہکتا رہے گا اور پورا کرہ ارض ان شعلوں کی تپش کی لپیٹ میں آنے کے خطرے سے دوچار رہے گا۔ ہما اقبال، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی سطح پر احساس پروگرام کی پذیرائی پر ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہم سنگ میل عبور کرنے پر احساس کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ عالمی بینک نے احساس گیس ایمرجنسی پروگرام کو سماجی تحفظ کے 4 بہترین پروگراموں میں شامل کیا، جو پاکستان کی کوششوں کا عالمی سطح پر اعتراف ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں اس حوالے سے شائع ہونے والی رپورٹ بھی شیئر کی۔ کرونا کی صورتحال سے نمٹنے کے حوالے سے عالمی بینک نے سماجی تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے متعلق اپنی رپورٹ گزشتہ روز جاری کی، جسے لیونگ پیپر کا نام دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں 18 دیگر محققین اور لکھاریوں کی معاونت بھی شامل ہے۔ کرونا سے نمٹنے کے لیے سماجی تحفظ کے پروگراموں سے متعلق رپورٹ میں مختلف ملکوں اور خطوں میں وبا کے تناظر میں اقدامات کا احاطہ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اپنے شہریوں کی تعداد کے لحاظ سے سماجی تحفظ فراہم کرنے میں پاکستان چوتھے، جبکہ آبادی کے تناسب سے عوام تک رسائی میں تیسرے نمبر پر ہے۔ عالمی بینک کے مطابق پاکستان کا شمار اعلیٰ کارکردگی کے حامل ان ممالک میں ہوتا ہے جنہوں نے 6 ہندسی ہدف حاصل کیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کا احساس پروگرام منصوبہ بندی اور عوام تک رسائی کی شرح کے لحاظ سے بھی نمایاں رہا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ احساس پروگرام کے تحت مستحق افراد تک رسائی، رقوم کی ادائیگی شفاف، غیر جانبدارانہ اور سیاسی وابستگیوں کے بجائے بلا امتیاز کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق احساس ایمرجنسی کیش کے ذریعے قلیل عرصے میں 1.5 کروڑ گھرانوں تک 12,000 روپے کے نقد وظائف تقسیم کیے گئے، جو ملک کی آبادی کا نصف سے زائد اور پاکستان کی تاریخ کا سماجی تحفظ کے حوالے سے سب سے بڑا پروگرام ہے۔ احساس پروگرام کے تحت ڈیجیٹل نظام مرتب کر کے تخفیف غربت کا نیا فریم ورک قائم کیا گیا۔ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معاشی نقصان کا مقابلہ کرنے کے لیے کس طرح سے نقد مالی معاونت کے پروگراموں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔
हुकूमत मुस्बत और बरवक्त पॉलिसियों के बायस मुल्की ज़राई मईशत के हुजम में 117 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। गंदम की इमदादी कीमत में नुमाया इजाफे और जायद पैदावारी सलाहियत के हामिल बीज मुतारिफ करने जैसे बेहतरीन फैसलों की बदौलत पंजाब की तारीख में पहली बार गंदम की रिकॉर्ड 2 करोड़ 9 लाख मैट्रिक टन पैदावार हुई, जो कि सरकारी हदफ से 5 लाख मैट्रिक टन जायद है। तफसील जानिए यासिर हुसैन से। मौजूदा हुकूमत की बरवक्त ज़रई पॉलिसियों की बदौलत मुख्तलिफ ज़रई अजनास की पैदावार में इजाफा हुआ है और किसान खुशहाल हो गए हैं। आलमी वबा कोरोना के बावजूद हुकूमत की जानिब से गंदम की फी मन इमदादी कीमत 1400 रुपए से बढ़ाकर 1800 रुपए मुकर्रर की गई, जिससे गंदम की पैदावार और किसानों के मुनाफे में नुमाया इजाफा हुआ। रवां सीजन में सिर्फ पंजाब में पैदा होने वाली गंदम का हुजम सरकारी हदफ से 5 लाख मीट्रिक टन जायद है। इससे दरामदी बिलों में करोड़ों रुपए की बचत होगी। ज़रई साइंसदानों के गंदम की ज्यादा से ज्यादा पैदावार के नए बीज उगाकर और सरकारी निर्ख में इजाफे का फायदा उठाते हुए किसानों ने फी एकड़ 15 से 20 हजार की जायद आमदनी हासिल की। इस साल हमारी गंदम बहुत अच्छी हुई है। मैंने अकबर बीज काश्त किया था, वो बहुत अच्छी 45 मन मेरी फी एकड़ पैदावार हुई है और गवर्नमेंट ने भी हमारे पैसे दिए हैं तो 25,000 रुपये हमें इजाफी मिले हैं, क्योंकि कीमतें इन्होंने 1400 से 1800 की थी और हमारे पैसे भी हमें मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बहुत बम्पर क्रॉप है, उसका रेट भी बड़ा है और सीड भी अच्छा मिला था और मौसमी हालात बड़े अच्छे हैं, तो इस दफ़ा हमारी जो पैदावार है ना वो ज़्यादा ही है और रेट की वजह से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। गंदम जो है काश्त हो चुकी थी, गवर्नमेंट ने 1800 रेट कर दिया है, पहले 1400 था। किसान बहुत खुशहाल हुए हैं, फसल बहुत अच्छी हुई है अल्लाह की मेहरबानी से। इन दफ़ा बहुत अच्छी पैदावार मिली है, गंदम के बीज अच्छे मिलन, पैदावार ही ज़्यादा आई है, रेट भी अच्छा मिलन, किसान बहुत खुशहाल है, असा तो खास तौर ज़्यादा खुशहाल है। हुकूमती काविशों के नतीजे में मक्कई के काश्तकारों के मुनाफे में 49%, कपास 44%, बासमती चावल 34%, जबकि ईरी चावल के मुनाफे में 44% इजाफा हुआ। हुकूमत के लाइव स्टॉक के शोबे में इस्लाहात से दूध की कुल पैदावार में 6 से 9 गुना और बड़े गोश्त की पैदावार में 50% इजाफा हुआ है, जबकि दूध और गोश्त की पैदावारी लागत में भी कमी आई है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। लॉकडाउन के नतीजे में मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी आती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 76 अमवात रिकॉर्ड की गई, जबकि मस्बत केसेस की शरह 7.8% रही। सूरत हाल में बेहतरी के बाद मुल्क भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल कर दी गई है, जबकि कारोबारी सरगर्मियां आज से बहाल हो जाएंगी। राना शहजाद सलाम रिपोर्ट कर रहे हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 30,402 नए टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,389 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। केसेस मुस्बत आने की शरह 7.8% रही। मुल्तान में 73%, लाहौर में 56%, बहावलपुर में 46% और पेशावर में 39% वेंटिलेटर्स मरीजों के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। गुजरांवाला में 62, मुल्तान में 59, पेशावर और स्वाबी में 45% ऑक्सीजन बिस्तर ज़ेरे इस्तेमाल आ चुके हैं। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 68,819 हो गई है। मुल्क भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल कर दी गई है और कल से तमाम बाजार और दुकानें भी खोलने की इजाजत देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही 30 साल की उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन और 40 साल की वॉक इन वैक्सीनेशन भी शुरू हो गई है। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सेहत से मुताल्लिक आलात और सामान कराची पहुंच गया है। पाक बहरिया का जहाज नसर बहरीन से तिब्बी सामान लेकर कराची पहुंचा। बहरीन की जानिब से तिब्बी रस्त मुल्क में इंसदादे कोरोना मुहिम में तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में मुआवन साबित होगी। पाक बहरिया ने हमेशा हर कुदरती आफत के दौरान हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। बहरीन ने ये तिब्बी सामान तोहफे के तौर पर पाकिस्तान भिजवाया है। मुश्किल वक्त में ये सामान बहरीन की आवाम की फराखदिली का आकाश है और इससे दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। बहरीन के कौंसल जनरल यासर ईसा अजलान ईसा अल हादी और आर्मी और बहरिया के सीनियर हुकाम ने कराची की बंदरगाह पर ये तिब्बी सामान वसूल किया। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत में कोरोना वायरस की शिद्दत बरकरार है। कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 2 करोड़ 47 लाख तक पहुँच गई है।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 3,10,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 4,090 अफराद हलाक हुए। दुनिया भर में इस मौसी वबा से मरने वालों की तादाद 35,90,000 से तजावुज़ कर गई। रिपोर्ट कर रहे हैं समीउल्लाह। वायरस से बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। रोजाना की बुनियाद पर मुल्क में पहले से ज्यादा केसेस और हलाकतें रिकॉर्ड की जा रही हैं। गुज़श्ता 20 दिनों से रोजाना की बुनियाद पर 3 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 3,20,000 नए केसेस सामने आए हैं। गुज़श्ता 6 दिनों के दौरान 21 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 25,000 से जायद लोगों की अमवात हो चुकी हैं। अब तक भारत में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 2,71,000 से तजावज़ कर गई है। मरीज अद्वियात और ऑक्सीजन की कमी के बायस मौत के मुंह में जा रहे हैं। संगीन सूरत हाल पर मोदी हुकूमत शदीद तनकीद की जद में है। दिल्ली में कई जगहों पर ऐसे पोस्टर्स जिस्मा किए गए थे जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की गई थी और इन पोस्टर्स पर लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन बैरून मुमालिक में क्यों भेजी। पोस्टर्स जिस्मा करने के मामले पर दिल्ली पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। दारुल हुकूमत नई दिल्ली वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर है। मुख्तलिफ रियासतों में अस्पताल कोरोना के मरीजों से भरे हुए हैं। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक भारत में कोरोना की वजह से 165 सहाफी हलाक हो चुके हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका, इटली और यूके समेत बेशतर ममालिक ने भारत पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। वायरस से मुतासरा ममालिक में अमेरिका पहले, भारत दूसरे, जबकि ब्राजील तीसरे नंबर पर है। अमेरिका में वायरस से हलाकतों की तादाद 6 लाख से जायद, जबकि भारत में 2,71,000 से जायद, जबकि ब्राजील में 4,35,000 अफराद मोलिक वायरस का शिकार हो चुके हैं। दुनिया के कई मुल्कों में हलाकतों की तादाद 1 लाख से जायद है। ताहम वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का अमल भी जारी है, जिसकी वजह से रोजाना की बुनियाद पर हलाकतों में नुमाया कमी देखने को आई है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। भारतीय पुलिस ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा शहीद मोहम्मद अशरफ सहराई के दोनों बेटों मुजाहिद अशरफ सहराई और राशिद अशरफ सहराई को दीगर रिश्तेदारों के हमरा गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन कुपवाड़ा मुंतकिल कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस ने पुलिस हुकाम के हवाले से बताया है कि उन्हें वालिद के जनाजे के दौरान भारत मुखालिफ नारेबाजी पर गिरफ्तार किया गया। हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई को भारतीय हुकाम ने उधमपुर जेल में दौरान हिरासत तिब्बी सहूलत से महरूम रखकर 5 मई को इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से शहीद कर दिया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वर्किंग वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम से मुतालबा किया कि वो कश्मीर और फ़लस्तीन में भारत इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। गुलाम अहमद गुलजार ने अशरफ सहराई के 2 बेटों मौलाना सरजान बरकाती और दूसरे आज़ादी पसंद रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारी की भी मजम्मत की है। बिलाल अहमद सिद्दीकी, ख्वाजा फिरदौस, अब्दुल समद इनकलाबी, आकिब वानी, शब्बीर अहमद, डॉक्टर मौसिब, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पीपल्स फ्रीडम लीग, तहरीक वहदत इस्लामी, एम्प्लॉयज़ मूवमेंट समेत हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने कहा है कि भारत गिरफ्तारियों से तहरीक आज़ादी को दबा नहीं सकता। मीर वाइज उमर फारूक की सरबराही में कायम हुर्रियत फोरम ने अशरफ सहराई शहीद के 2 बेटों की गिरफ्तारी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा प्रोफेसर सैफुद्दीन सोस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने भी मोहम्मद अशरफ सहराई के बेटों की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए अफसोस का इजहार किया और कहा कि एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में लोग फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम की मजम्मत कर रहे हैं, कश्मीर में फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती की पादाश में एक मुसव्विर और एक मुबल्लिग को काले कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। भारतीय फोर्सेज ने बडगाम के इलाके बानीपुरा, नारबल और जम्मू शहर में मुहासिर तलाशी की कार्रवाइयाँ की। शुपैया के इलाके तरकावानका में नामालूम अफराद की तरफ से नस्बशुदा एक बारूदी सुरंग का धमाका हुआ, जिसके बाद भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया। आखिरी इत्तला तक धमाके से किसी के हलाक या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि बहरीन में बनने वाले समंदरी तूफान ताकताई की लहरें भारतीय साहिलों से टकराना शुरू हो गई हैं। तूफान के बायस तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों और वसी इलाके में बिजली की सप्लाई मुअत्तल और निज़ाम जिंदगी दरम बरम हो गया है। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 8 अफराद की हलाकत की इत्तलात हैं। भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान अभी मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा और अगले 2 से 3 रोज तबाहकुन साबित हो सकते हैं। समंदरी तूफान से मुमकिन तबाही के खतरे के पेश नजर साहिली इलाकों से लाखों लोग नकल मकानी कर चुके हैं। रियासत गुजरात में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि दूसरे साहिली शहरों में भी हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं। बहरीन अरब में समंदरी तूफान ताकताई के बायस कराची को कोई खतरा नहीं है। शहर कायद में शदीद गर्मी पड़ रही है। तफसील ज़िशान अहमद से।
समंदरी तूफान तौकते के बाइस कराची शहर में 12 से 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शुमाल मगरबी गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान कराची के जुनूब मशरिक में 1210 किलोमीटर के फासले पर है और ये मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है और आइंदा 12 घंटों में मजीद ताकतवर होकर शदीद समंदरी तूफान में तब्दील हो जाएगा। ताहम इससे कराची को कोई खतरा नहीं है। इसकी ट्रैक बन रही है वो पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में तकरीबन पाकिस्तान के एरियाज को बचा के इंडियन एरिया में गुजर रही है। कुछ बारिशें और कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम एक्सपेक्टेड हैं और उसके साथ 25 से लेकर 30 नॉट तक की विंड भी चल सकती है। पाकिस्तान की जितनी साहिली पट्टी है कराची और जो बाकी सिंध के डिस्ट्रिक्ट हैं वो फ़िलहाल ख़तरे की ज़द में आज के एनालिसिस के मुताबिक नहीं रहे। समुद्री तूफान में 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवा और 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झक्कड़ चल रहे हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से समुद्री तूफान से मुतालिक 5वां अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि समुद्री तूफान 18 किलोमीटर की रफ्तार से शुमाल मगरब यानी भारतीय गुजरात की जानिब बढ़ रहा है और ये 18 मई की दोपहर या शाम को भारतीय गुजरात के साहिल तक पहुँच सकता है, जबकि 17 से 20 मई के दौरान सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश का भी इम्कान है। साइक्लोन ताउते के हवाले से सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद हरीफ चन्ना की सरबराही में सेंट्रल कंट्रोल सेल कायम किया गया है। ये कंट्रोल सेल 24 घंटे मुतवक्का साइक्लोन और रेन इमरजेंसी के मुतालिक IG पुलिस, रेंजर्स, महकमा सेहत, PDM समेत तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स से राब्ते में रहेगा। पाकिस्तानी रेलवे ने समुद्री तूफान ताउते के खतरे के पेश नजर कराची डिवीजन में 3 कंट्रोल रूम कायम कर दिए हैं। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख ने कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी का दौरा किया और माहिगिरों से मुमकिन समुद्री तूफान के हवाले से बातचीत की। बाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए हलीम आदिल शेख ने कहा कि वफाक माहिगिरों की भरपूर मदद करेगी। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत फौरी तौर पर माहिगिरों को इमदाद दे क्योंकि तूफान टलने तक इनका रोजगार मुतासिर होगा। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कौमी असम्बली का 33वां इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा। इजलास के दौरान सिक्योरिटी और कोरोना वबा से मुतालिक हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे। इजलास में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी होगी। अवामी नेशनल पार्टी की बुजुर्ग रहनुमा बेगम नसीम वली खान को वली बाग चारसदा में उनके मरहूम शौहर खान अब्दुल वली खान के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में पार्टी रहनुमा और मुमताज़ शख्सियात समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। बेगम नसीम वली तवील अरसे से ज़ियाबितस और कल्ब के आर्जे में मुब्तला रहने के बाद 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई थी। बेगम नसीम वली एक बार कौमी असम्बली और 4 मरतबा सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुई। बेगम नसीम वली 24 जनवरी 1936 को मर्दान में खुदाई खिदमतगार तहरीक के सरगर्म रुकन अमीर मोहम्मद खान होती के घर पैदा हुई। उन्हें सूबा सरहद की पहली मुंतखब रुकन पार्लियामेंट का एजाज़ भी हासिल है। 1977 में चारसदा और मर्दान के कौमी असम्बली के हल्कों पर बैक वक्त रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई, ताहम कौमी असम्बली की रुकनीत का हलफ नहीं उठाया। बेगम नसीम वली खान 1988, 1990, 1993 और 1997 में सरहद असम्बली के रुकन मुंतखब हुई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बेगम नसीम वली खान की वफात पर अफसोस का इजहार किया है। अपने पैगाम में सदर ममलिकत ने कहा कि बेगम नसीम वली खान की सियासी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने मरहुमा की मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और पाक फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी बेगम नसीम वली खान के इंतकाल पर अफसोस और अहले खाना से ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए मरहुमा के मग़फ़िरत और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान, वज़ीर आला महमूद खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह खान यासीन ज़ई, वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने भी बेगम नसीम वली खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर ममलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि नवाज शरीफ खुद लंदन में बैठकर अल्ताफ़ हुसैन 2 का किरदार अदा कर रहे हैं। मरियम ने शेखपुरा जाकर साबित कर दिया कि जावेद लतीफ़ ने इदारों के खिलाफ बयान उनकी आशीर्वाद पर दिया था। इदारों के खिलाफ बातें होंगी तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेता है। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए फारूक हबीब ने कहा कि पाकिस्तान के हर जी शऊर ने मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले MNA जावेद लतीफ़ के बयान की मजम्मत की है। मुस्लिम लीग नून वाले खुद ऐसी बातें कराते हैं और फिर कहते हैं मुकदमात ना बने। वज़ीर ममलिकत ने कहा नवाज शरीफ को अदालत ने इलाज के लिए बाहर जाने दिया लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। वज़ीर ममलिकत मौसमियाती तब्दीली ज़रताज कुल ने वीडियो पैगाम में कहा है कि नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी के मुंह से कानून की पासदारी और इनकलाब की बातें अच्छी नहीं लगती। मरियम नवाज तकरीरों की बजाय नवाज शरीफ से कहें कि वो पाकिस्तान आकर अदालतों में मुकदमात का सामना करें।
मियां नवाज शरीफ के मुंह से और उनकी बेटी के मुंह से कानून की पासदारी या फिर जदोजहद, इनकलाब की बातें और कुर्बानी की बातें इसलिए अच्छी नहीं लगती हैं कि हर दफा मुल्क को कौम से और अपने कारकुनान से मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भगोड़े बनकर धोखा जो है वो देकर चले जाते हैं, कारकुनान को पीछे छोड़ जाते हैं, कभी लंदन भाग जाते हैं और कभी जो है वो जद्दा भाग जाते हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा लड़ रहे हैं, कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं और पाकिस्तान की सालमियत का और हर जगह पे जो है वो नामूस रिसालत का मुकदमा लड़ रहे हैं। इर्सा का मौक़िफ़ है कि दरियाओं में पानी की कमी के बायस अगरचे कुछ रोज़ पानी की कमी का सामना रहा, लेकिन अब सूरत हाल कंट्रोल में है और वाटर अकॉर्ड के मुताबिक सूबों को पानी तकसीम किया जा रहा है। सिंध को कपास की काश्त के वक्त पंजाब से ज़्यादा पानी फराहम किया गया। अब तक सिंध को सिर्फ 4% पानी की कमी हुई, जबकि पंजाब को 16% पानी की कमी रही। जनूबी पंजाब को कपास के लिए पानी की फराहमी की जा रही है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा कि बिलावल जरदारी के सूबाई असबियत के इल्ज़ामात को इरसा ने आदाद-ओ-शुमार से गलत साबित कर दिया है। सिंध के अवाम के हुकूक गसब कोई और सूबा नहीं, सिंध के नाम पर वोट हासिल करने वाली आपकी पार्टी कर रही है और दहाइयों से कर रही है। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुआविन ख़ुसूसी जमशेद इकबाल चीमा ने कहा कि इरसा के 1991 के मुआहदे के मुताबिक पंजाब का हिस्सा 47, सिंध 42, बलूचिस्तान 8 और खैबर पख्तूनख्वा का 3% है। बिलावल जरदारी का वफाक पर पानी की तकसीम के तयशुदा मुआहदे से इनहराफ का हक़ाइक़ से उतना ही ताल्लुक है जितना बिलावल का कौमी ज़ुबान से। एक बयान में उन्होंने कहा कि इरसा में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी है और पानी की तकसीम के फैसले इत्तफ़ाक़ राय से होते हैं। बिलावल का प्रोपेगेंडा कतन दुरुस्त नहीं। जमशेद इकबाल चीमा ने कहा कि साबिका हुकूमती अदवार में 14% खरीफ और 28% रबी सीजन में पानी की कमी का सामना रहा। उन्होंने कहा कि सिंध में आबी ज़खायर न होने के बायस इस साल भी 1.5 करोड़ एकड़ फीट पानी समंदर में गिरकर ज़ाया हो जाएगा। सिंध हुकूमत जंगल काट कर ज़मीनों पर कब्जे करा रही है, डैम ना बनाकर सिंध को वैरान किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि जनूबी पंजाब के अवाम की महरूमियों का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। डेरा गाज़ी खान में मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल वज़ीर से बातचीत करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कैडेट कॉलेज, नॉर्दर्न बाईपास, पुल गाज़ी घाट एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करने समेत डेरा इस्माइल खान ता कश्मोर इंडस हाईवे की तामीर से तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा। उन्होंने कहा कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के हवाले से हंगामी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। इस अस्पताल की तामीर से जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के अवाम को सेहत सहूलियात की फराहमी मुमकिन होगी। सिंध में आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल, जबकि कारोबारी मराकज खोल दिए जाएंगे। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद जारी है। हसन नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इक़दामात जारी हैं। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस की सूरत हाल पर अपने बयान में कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1116 नए केसेस सामने आए हैं, जिनमें अब तक कोरोना के 38,53,332 टेस्ट किए जा चुके हैं और अब तक 2,99,177 केसेस सामने आए हैं। दूसरी जानिब डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए SOPs पर अमल को यकीनी बनाएं। हम अपने SOPs को फॉलो करें, बाहर जाने से इज्तनाब करें और अगर हमें बाहर जाना ही हो तो हम मास्क को वेयर करें और हाथ सैनिटाइज करके जाएं और बाहर से आके हम किसी अच्छे सोप से हम 20 सेकंड तक हाथ को धोएं। दिन में 2 दफ़ा हम स्टीम लें, जिससे हमारी सांस का अमल बहुत बेहतरीन हो रहा है और इसके अलावा हमें गर्म मशरूबात लेनी चाहिए। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र आज भी कराची समेत सूबा सिंध में लॉकडाउन रहा। बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स और तजारती मराकज बंद हैं, जबकि इंटरसिटी बसें समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है। दूध, दही, खाने पीने की अशिया समेत फल और सब्जियों की दुकानें खुली हैं, जबकि रेस्टोरेंट्स भी बंद हैं। एक्सपो सेंटर और दीगर मराकज में वैक्सीनेशन का अमल आज भी जारी रहा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कोरोना वायरस की तीसरी मौलिक लहर के पेश नज़र हुकूमती इक़दामात से बलूचिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में रोज़ बरोज़ कमी अहम कामयाबी है। तफसील कोयटा से मीर सलाम जोगिज़ई की इस रिपोर्ट में। सूबा बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ हुकूमती इक़दामात, फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टरों, तिबी अमला और आवाम के ताउन से सूबे में कोरोना वायरस के फैलाव में सिर्फ 3.40% शरह नुमाया कामयाबी है। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने पाकिस्तानी डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिकल स्टाफ को कि जिस जानफशारी के साथ वो ये खिदमत कर रहे हैं और मुकाबला कर रहे हैं। बलूचिस्तान में भी आवाम के साथ ताजिर बरादरी भी हुकूमती इक़दामात में भरपूर साथ दे रही है। गवर्नमेंट ने हमें टाइमिंग के हिसाब से थोड़ा रिलैक्स किया, तो ये अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम मार्केट की जो ज़रूरियात हैं उसको सामने रखते हुए कोरोना की SOPs के मुताबिक
अपनी शॉपिंग करें, अपनी ज़रूरियात पूरी करें। सूबा बलूचिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर के बामी ताउन से कोरोना वैक्सीनेशन का अमल कामयाबी से जारी है और अब तक 55,000 से ज्यादा अफराद ने कोरोना वैक्सीनेशन करवाई है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे आवाम को कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए हमा वक्त मसरूफ़ अमल है। मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस वैक्सीन कोरोना में जो आगाही मुहिम हुई है एहसन तरीके से अपना रोल अदा किया है। ट्रैफिक पुलिस कोयटा ने ईद के दिनों में 24 घंटे भी काम किया है। वैक्सीनेशन का अमल हमने जो पुलिस में और ख़ासकर ट्रैफिक पुलिस में हमने बड़ा तेज़ी से जारी रखा हुआ है। बलूचिस्तान में अवाम का कोरोना वायरस को संजीदगी से लेना ही कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में कामयाबी का पहला कदम है। मीर सलाम जोगेज़ई, PTV न्यूज़, कोयटा। बैनुस्सूबा इंटरसिटी और इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट SOPs के तहत बहाल कर दी गई हैं। इसी हवाले से बता रहे हैं चौधरी मजहर। कोरोना की तीसरी लहर के फैलाव को रोकने के लिए ईद उल फितर की छुट्टियों में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बंद की गई ट्रांसपोर्ट बहाल कर दी गई है, जिससे शहरियों की सफरी मुश्किलात खत्म होने के साथ मुआशी, इक्तसादी और समाजी सरगर्मियां मामूल पर लौट आई हैं। ट्रांसपोर्ट की बहाली पर ट्रांसपोर्टरों और शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया है और हुकूमती इकदाम को खुश आइंद करार दिया है। अच्छा किया गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है, इलाज नाल परहेज बेहतर है, कोई नहीं कोई नुकसान है, जिंदगी नाल वध के कोई चीज नहीं। इस तरह नहीं बिठाते, उसको कह रहे कि मास्क पहन ले। मास्क बिल्कुल बहुत जरूरी है जी। अपने सबसे पहले जो है सेहत का ख्याल रखना हर एक का अपना फर्ज है, अपना भी और हमें दूसरों की भी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। एक दूसरे से फासला रखें, तो एहतियाती तदबीर जो गवर्नमेंट कह रही है उस पर इम्प्लीमेंट करें। अब जबकि ट्रांसपोर्ट रवां-दवां हो चुकी है तो ट्रांसपोर्टरों और मुसाफरों की जिम्मेदारी है कि वो दौरान सफर और बस स्टॉप पर कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, क्योंकि वायरस का खतरा अभी टला नहीं। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कोरोना केसेस की शरह में कमी के बाद पंजाब में भी हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल कर दी गई है। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं लाहौर से मौसिमुद्दीन। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते केसेस की बदौलत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आवाम के लिए बंद कर दिया गया था ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके। हुकूमत के इन मौसर इक़दामात और आवाम की तरफ से एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद के नतीजे में गुज़श्ता चंद रोज से कोरोना के केसेस में कमी का रुझान देखने को मिला। इसीलिए NCOC के हालिया इजलास में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहाल करने का फैसला किया गया। आज से बैनुल सूबाई, इंटरसिटी और इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त शुरू हो गई है। ताहम बसों में 50% मुसाफिरों की पाबंदी लाजमी करार दी गई है। मेहरबानी सबको हम हिदायत करते हैं कि मास्क पहने। हम ट्रांसपोर्टर होने की हैसियत से सबको ये हिदायत कर रहे हैं कि मास्क के बगैर सफर न करें। हमें बहुत खुशी है कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए 50% बसों का ट्रांसपोर्ट का जो है ना वो ओपन किया है और हमारी ये सबसे ट्रांसपोर्ट और जितने भी आवाम आ रही है पैसेंजर उनसे यही है कि वो अपने मुंह पे मास्क का जो ज़रूरी इस्तेमाल करें, क्योंकि इस वबा से कमी का यही और बेस्ट हाल। ईद उल फितर अपने प्यारों के साथ गुजारने के बाद सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी है। मुसाफिरों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्ट की बहाली खुशाइंद अमल है, लेकिन अवाम का भी फर्ज है कि एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाएं ताकि इस वबा का मुकाबला किया जा सके। अल्लाह की खास मेहरबानी है हमारे मुल्क पर कि फिर ट्रांसपोर्ट भी खुल गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन SOPs के तहत चले, सब बच्चे अपने आप को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। बहुत अच्छा हो गया, ट्रांसपोर्ट खुल गया, लोगों को सहूलत मिल रही है ना। शहर में मेट्रो बस, स्पीडो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन भी अपने रस्ते पर रवा दवा हैं और 50% सवारियों के साथ सफरी सहूलत फराहम कर रही हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए रेलवे स्टेशन पर भी खसूसी इक़दाम किए गए हैं और स्टेशन की हदूद में मास्क लाजमी करार दिया गया है। रेलवे की जानिब से तमाम ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ चलाई जा रही हैं। तहां मौजूदा हालात हर मुसाफिर से एहतियात और जिम्मेदारी पर मबनी रवैये का भी तकाजा करते हैं। कोरोना केसेस में कमी के साथ ट्रांसपोर्ट की बहाली का आगाज हो गया है। अब आवाम को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर पर अमल को सख्ती से यकीनी बनाकर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दे। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पेशावर में BRT सर्विस बहाल कर दी गई है, ताहम इसमें सफर को मास्क पहनने से मशरूत किया गया है। तफसील जानिए अनवरुल्लाह खान से। पेशावर में बस रैपिड ट्रांजिट सर्विस लॉकडाउन के दौरान मुअत्तल कर दी गई थी, सर्विस को बहाल कर दिया गया है। BRT सर्विस अब मामूल के मुताबिक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक फाल रहा करेगी।
तमाम जो बीआरटी के स्टेशन हैं और तमाम बसेस को डिसइंफेक्ट भी किया गया है और किया जा भी रहा है, और एक बस को यौमिया 15 से 20 मरतबा डिसइंफेक्ट किया जाता है। स्टेशन पे जो डिसइंफेक्शन का जो प्रोसेस है, जो मरला है, उसको रेगुलर बुनियादों पर, रोजाना की बुनियादों पर किया जा रहा है। हमारे लोगों से इल्तमास ये है कि कोरोना वबा से मुमकिन बचाव और फैलाव के हवाले से हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। बीआरटी में सफर करने वालों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। मास्क के बगैर किसी को बस में सफर करने की इजाजत नहीं होगी। कोरोना वायरस की अलामत होने की सूरत में भी बस में सफर करने पर पाबंदी होगी। ये जो बीआरटी सर्विस है, ये लोगों के लिए, पेशावर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत है और इस गवर्नमेंट का एक अच्छा इकदाम है। अगर ये हम मास्क पहनेंगे, हम अपने लिए भी फ़ायदा है और दूसरों के लिए भी फ़ायदा है। हफ्ते के बाद जब ये बीआरटी दोबारा शुरू हुई है तो इसमें मास्क का जो शहरी हैं, पेशावरी शहरी हैं, वो तो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। इसमें सब लोग ही मास्क यूज कर रहे हैं। ईद की छुट्टियां खत्म होने के बाद मुख्तलिफ अजला से सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर ड्यूटी पर आने वाले अफराद और दीगर शहरी एक मरतबा फिर बेहतरीन, खुशगवार और सस्ती बीआरटी सर्विस से मुस्तफीद हो रहे हैं। बीआरटी सर्विस की बहाली से शहरियों की सफरी मुश्किलात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इसमें सफर करने वाले भी SOPs पर अमल दरामद करके जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दे। अनवरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। लाहौर में अरकान असम्बली से तबादला ख्याल करते हुए पंजाब की गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, सियासी मुखालिफिन तनकीद बराए तनकीद की सियासत कर रहे हैं, ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हटने वाले लीडर नहीं। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन को मुल्की बरामदात में $1 अरब से ज़ायद का इजाफा मुआशरी तरक्की का सबूत है। गवर्नर ने कहा, मासूम फ़लस्तीनियों के कत्ल पर खामोश रहने वाले किसी मुजरिम से कम नहीं। उन्होंने कहा कि OIC के इजलास में इसराइल के खिलाफ फैसला कुन पॉलिसी अपनाई जाए। दुनिया में अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का हल लाजमी है। इसराइल तमाम आलमी कवानीन को रोंद रहा है और दुनिया तमाशा देख रही है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने इस दौर में अपने हल्के के 2 यूनियन कौंसिल ज़ेबाला और गदई का दौरा किया। इस मौके पर अवामी वफूद से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा, हुकूमत इस दौर के बालाई इलाकों के मसाइल को हल करने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा, इस दौर के दूर दराज इलाकों के मसाइल को घर की दहलीज पर हल किया जाएगा। वज़ीर आला ने दोनों यूनियन काउंसिल्स के लिए कॉलेजेस के क़याम, पानी सप्लाई और बिजली घरों के मनसूबों का भी ऐलान किया। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा है कि नैब बड़ी मछलियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई कर रहा है, जिससे नैब के वकार और साख में इजाफा हुआ है। नैब एलामी के मुताबिक चेयरमैन नैब ने कहा कि 2020 के दौरान नैब ने बदनवान अनासर से 321 अरब 48 करोड़ रुपए की वसूली की, जो गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में सिर्फ 1 साल में रिकॉर्ड कामयाबी है। उन्होंने कहा कि नैब वसूली मुल्क से बदनवानी के खात्मे के लिए नैब अफसरान के अज़्म और लगन को जाहिर करता है। कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के बायस खून की एहतियात न मिलने पर थैलीसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। जानते हैं गुजरावाला से शहरियार भट्ट की इस रिपोर्ट में। रंग के खून के कतरों की तरफ देखते ये हैं सुंदस फाउंडेशन में जेर इलाज थैलीसीमिया के शिकार नन्हे बच्चे, जिनकी जिंदगी की गाड़ी इन्हीं खून के एहतियात के बायस चलती है। लेकिन लॉकडाउन के बायस बंद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से मिलने वाले खून के एहतियात बंद होने के बायस इनकी जिंदगी को खतरात लाहक है। महीने में 2 दफा ब्लड लगता है और मैं सब नौजवानों से अपील करती हूँ कि हमें ब्लड दें और हम सब बच्चों की जान बचाएं। 15 साल से ब्लड लग रहा है, मेरा छोटा भाई भी है, उसे भी ब्लड लगता है और हमें महीने में 2 दफा ब्लड लगता है। तो मेरी भी अपील है कि आप लोग ब्लड डोनेट करें, क्योंकि इतने इस फाउंडेशन में बहुत सारे बच्चे हैं। सुंदस फाउंडेशन के सरबराह हाजी सरफराज ने लॉकडाउन के बायस नौजवानों से इन प्यारों की जिंदगी की सांसें बहाल रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा खून की एहतियात देने की अपील की है। इन बच्चों की जिंदगी ब्लड पे अल्लाह ताला ने लिखी हुई है। खुदारा अपने जिस्म का सदका ज़कात साबित हुए इन बच्चों को जिंदगियां बचाने के लिए हमारा साथ दे। सुंदस फाउंडेशन में रोजाना 300 से ज्यादा बच्चों को खून की बोतलें लगाई जाती हैं, जिससे इन बच्चों की सांसें बहाल रहती हैं। ऐसे हालात में हुकूमत को भी इन निजी अदारों की मदद करने की जरूरत है। शहरियार भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गुजरांवाला।